साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। और आज हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा। साथियों, ग्रीष्म ऋतु का मौसम अभी चल रहा है। हमारे किसान भाई की फसलें खेती में लगी हुई है और कई तरीके की सावधानी हमें बरतनी होती है। तो आज हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहमान से जानेंगे किस प्रकार की हम सावधानी रखें। और आइए हम उनका आपसे परिचय कराते हैं। डॉक्टर कैलाश चंद्र महाजन जी, आप सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदवा में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल है कि कृषि में ग्रीष्मकाल ऋतु में जो फसलें लगाई गई है तो उनमें किस प्रकार के सामयिक कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। जी राहुल जी, जैसे अभी जायद ऋतु का सीज़न चल रहा है। जी। रबी की फसल कटने के बाद में और खरीफ की फसल की शुरुआत के बीच का जो मध्यवर्ती काल रहता है, इसे जायद ऋतु कहते हैं। और हमारे जो किसान भाई है, मुख्यतः इसमें मूंग या उड़द वगैरह लेते हैं। जी जी। तो हमारे किसान भाई जो है जायद ऋतु की फसलों की बोनी जो है वो लगभग 15 मार्च के बाद से शुरू कर देते हैं। और इसकी जो कटाई होती है वो लगभग जून के अंत तक हो जाती है जायद ऋतु की। मतलब मूंग या उड़द जो भी हमारे किसान भाई फसल ले रहे हैं। तो अभी जैसे देखें हम लोग तो मूंग है या उड़द, इनमें लगभग 4-5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और एक्चुअल में जो मूंग है या उड़द है, जो जायद ऋतु की फसल है, उसमें जनरली जो अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान जो है अच्छा माना गया है। जी जी। और मौसम जो है शुष्क रहना चाहिए। लेकिन अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी नमी है जी बिल्कुल। और उतना तेज तापमान भी नहीं है हाँ। जैसा कि 40-42 तापमान हो, उस तरह का तापमान भी नहीं है। तो ये क्या हमारी फसलों के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऐसे मौसम में जब नमी हो तो क्या होता है कि जो कीट वगैरह रहते हैं उनका थोड़ा सा प्रकोप आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे किसान भाई जो है खेतों में फेरोमोन ट्रैप वगैरह लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप जो एक्चुअली निगरानी के लिए है। तो फेरोमोन ट्रैप में जो भी आपके कीट पतंग है वो यदि आपके आते हैं तो उनकी संख्या देख के निगरानी के हिसाब से हम लगा सकते हैं। यदि उनका प्रकोप यदि ज़्यादा है तो हमारे किसान भाई जो भी रासायनिक दवाएं वगैरह है उनका छिड़काव करके या जिस विधि से भी वो करते हैं वो उससे उनका जो मैनेजमेंट या प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी फसल बची रहे। और साथ ही साथ हमारे किसान भाई जो है वो जिन्होंने ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई नहीं की है उसके और भी जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार से कीट नियंत्रण किया जाए और किन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाए। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है, जैसे फसल अवशेष पराली जलाने की समस्या देखने को आती है और बड़े पैमाने में सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया, कई तरीके के जुर्माने भी लगाए हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे। जी, जैसे कि हम फसल अवशेष को जनरली नरवाई के रूप से जानते हैं, हमारे किसान जी भाई जी भी जी हम जी। लोग भी। तो नरवाई जलाने के बहुत सारे नुकसान हैं। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जिसको, या वैश्विक तापमान में वृद्धि, तो नरवाई जलाने से क्या होता है, जो हरित गृह की गैसें हैं जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उनका उत्सर्जन होता है। और उनके उत्सर्जन के कारण जो है वैश्विक तापमान में आपकी वृद्धि होती है। तो हम लोग नरवाई न जलाएं। नरवाई जलाने से और दूसरे नुकसान ये है कि आपकी जो मिट्टी है, जी। अ, वो उसकी जो परत है, ऊपरी परत है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वो कठोर होती जाती है। कठोर होते जाती है तो इससे आपकी जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है, टॉप फर्टाइल सॉइल है, वो जैसे ही आपके बारिश का सीजन आएगा जी। तो ऊपर वाली जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बह के आपकी चले जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी की जलधारण क्षमता है वो आपकी कम हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपके मित्र कीट है जैसे केचुए वगैरह है, केचुआ जो है आपकी जो मिट्टी की मतलब नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से गहरी जुताई करता है। तो ये जो मित्र कीट है आपके केचुए वगैरह, आपकी पराली जलाने से या नरवाई जलाने से ये भी आपके
नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो साथियों, आपने देखा नरवाई जलाने से कितने गलत प्रभाव पड़ते हैं और हमारे मृदा स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो हम ध्यान रखें, हम नरवाई ना जलाएं। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि हमारा किसान भाई फसल अवशेष प्रबंधन किस तरीके से करे या कौन से प्रकार के कृषि आधुनिक यंत्र इसमें उपयोग किए जा सकते हैं? जी, हमारे किसान भाई जैसे गेहूं की फसल कटने के बाद में जो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करते हैं सामान्यतः, उसके बाद में जो डंठल बन जाते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रा रीपर करके यंत्र आता है। जी। तो स्ट्रा रीपर की सहायता से उसका भूसा बना सकते हैं हम लोग, हमारे किसान भाई। चूंकि देखो नरवाई जलाने से एक नुकसान ये भी कि आपका भूसा जो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये मेरे ख्याल से 12-15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तो बिक रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो प्रति एकड़ आपका 10 कुंटल भूसा जो है गेहूं के खेत से, इतना नुकसान हो जाता है जो सीधा सीधा हम लोग जला देते हैं, जो कि काफ़ी मायने रखता है। जी। तो स्टार रीपर का उपयोग करके हम लोग जो पराली है, नरवाई है, उससे हम लोग हमारे किसान भाई जो है भूसा बना सकते हैं। और दूसरी बात, रोटावेटर करके भी एक कृषि यंत्र आता है जी। उसकी सहायता से वो क्या करता है, जो डंठल है उन्हीं को काट के मिट्टी में मिला देता है। तो जो हमारी मिट्टी उसमें एक तरह से जो फसल अवशेष है वो एक तरह से मल्चिंग का काम करते हैं। जी। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी जलधारण क्षमता भी बढ़ती है। रोटावेटर चूँकि मिट्टी को भुरभुरी भी बनाता है तो जलधारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ जो पानी का इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है मल्चिंग के कारण, वो भी आपका कम हो जाता है। और इसके साथ ही जो खरपतवार है उनकी समस्या से भी हमारे किसान भाइयों को निजात मिलती है। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र महाजन जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कृषि आधुनिक यंत्र की बात करें तो अभी हमने कुछ देखा भी है, कुछ कृषक भाई उपयोग भी करते हैं। ऐसे हार्वेस्टर भी आए हैं जो फसल निकालने के साथ साथ भूसा भी बना देते हैं, तो इसमें फसल अवशेष ही नहीं रहते हैं। जी जी, तो इस बारे में आप कुछ कृषि आधुनिक यंत्र के बारे में और जानना चाहेंगे? हाँ, देखिए भूसा बनाने के लिए तो आपका स्टार रीपर भी सफिशिएंट जी। है ना। यदि क्योंकि अमूमन जो किसान भाई है वो कंबाइन हार्वेस्टर से ही आपका वो कटाई करते हैं। जी जी जी। और जो प्रबंधन की बात हुई, जैसे हम लोग डायरेक्ट, जैसे आपके धान के अवशेष बचते हैं तो धान के अवशेष के बाद हम जो हमारे जो गेहूं के खेत है, गेहूं की जो बुआई होती है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। एक हैप्पी सीडर या सुपर सीडर करके एक यंत्र आता है जो कि भी पॉपुलर है। तो ये क्या करता है, जो आपके धान के अवशेष है उनको सीधा मिट्टी में मिला देता है और साथ ही साथ आपकी जो गेहूं है साइमल्टेनियसली उसकी वो बुआई भी करते जाता है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आपने जाना कि कृषि अवशेष का प्रबंधन किस प्रकार से करना है और वर्तमान में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्र। तो बिल्कुल इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे और व्यवस्थित रूप से फसल अवशेष प्रबंधन करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है बीज उपचार किसान भाइयों के लिए कितना आवश्यक है और बीज उपचार में उपयोग आने वाले कृषि आधुनिक यंत्र के बारे में जानना चाहेंगे? जी, देखिए बीज उपचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जो पूरी फसल है जी वो उसी के ऊपर निर्भर है। जी। तो हमारे किसान भाई का एक छोटी सी चीज़ है जो हम लोग भी प्रशिक्षण वगैरह के दौरान बताते हैं बार बार, कि जो जब हम लोग बीज की बुआई करते हैं उससे हम लोग उसका अंकुरण परीक्षण अवश्य याद कर लें। जनरली किसान भाई करते नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग फसल की हमने बीज बुआई कर दी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यार हमारा बीज अंकुरित नहीं हुआ, हाँ। या 50% हुआ या 40% हुआ। क्योंकि क्या हमारे किसान भाई जो उनके पास स्टोर है वो बीज भी यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, या हम कहीं से खरीद के ला रहे हैं तो उसका परीक्षण तो तभी होगा जब हम लोग उसको बुआई से पूरा उसका अंकुरण परीक्षण कर ले। और वो समय ऐसा होता है कि बीज मिलना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी में बुआई ना करने की बजाय हम लोग कोई ज़्यादा समय लगता नहीं उसमें, हमारे किसान में अंकुरण परीक्षण कर ले और 80% से ज़्यादा यदि जर्मिनेशन अंकुरण होता है तभी उस बीज को हम लोग
उपयोग में लाया। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, जो बीज जब आपका जर्मिनेट होता है तो वो क्या काफ़ी सॉफ्ट रहता है, उस पर जो है आपके ये फंगीसाइड, फंगस वगैरह का अटैक हो सकता है, दीमक वगैरह का उस पर अटैक हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, बीज का उपचार करना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब हम यूँ कह सकते हैं कि बीज पे एक सुरक्षा आवरण बनाता है जी, बीज जी, उपचार। बिल्कुल। तो किसान भाई बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बीज उपचार अवश्य करें। डॉक्टर साहब गहरी जुताई कितनी महत्वपूर्ण है कृषि में, और गहरी जुताई के उपयोग में होने वाले आधुनिक यंत्र के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का भी समय ही चल रहा है। मतलब 15 अप्रैल के बाद हमारे किसान भाई जिनके खेत खाली, वो लगभग 3 साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करना चाहिए। और एक सीजन में आप 15-20 के अंतर से 15-20 दिन के अंतराल से 2 बार गहरी जुताई कर सकते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का ये मतलब है कि हमारे जो किसान भाई जनरली जो जुताई करते हैं वो उथली जुताई करते हैं। उथली यानी कि केवल जो 20 सेंटीमीटर ऊपर की परत है वहाँ तक जुताई करते हैं। तो बार बार आपकी उथली जुताई करने से क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर तक तो जुताई हो जाती है, लेकिन उसके नीचे एक कठोर परत बन जाती है। जी जी जी। इसके बाद फिर ग्रीष्मकालीन सीजन के बाद तुरंत बाद आपका बारिश का सीजन आता है, तो जैसे ही पानी गिरता है तो आपकी जो ऊपर की 20 सेंटीमीटर वाली परत है उसका आपका कटाव होता है। जी डॉक्टर साहब, गहरी जुताई में भी आजकल कई तरीके के आधुनिक यंत्र उपयोग होते हैं, जैसे पिलाऊ या मिनी पिलाऊ, तो इस बारे में थोड़ा व्यवस्थित बताइए। हाँ, देखिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए जो है आपका एक मिट्टी पलट हल, या जिसको मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं, एमबी प्लाऊ इंग्लिश में, जी। तो वो सबसे बेहतर यंत्र है। ये जो मिट्टी की गहरी जुताई करता है पूरी, इसका नाम है मिट्टी पलटाऊ हल। मतलब जो नीचे की मिट्टी है उसको आपका जी जी पूरी तरह से ऊपर कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी अंडे वगैरह दबे रहते हैं इंसेक्ट वगैरह के, है ना, लार्वा, प्यूपा, या जो भी फसल अवशेष बहुत जिनकी जड़ें गहरी रहती है, क्योंकि ये जो गहरी जुताई होती है लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर तक की होती है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। तो ये सारी के सारी चीज़ें ऊपर आ जाती है। और गर्मी में चूंकि तापमान तेज कहीं रहता ना है, कहीं जल धारण क्षमता भी बढ़ती है इससे, बिल्कुल गहरी जुताई बिल्कुल से। बिल्कुल बढ़ती है। यदि आपने गहरी जुताई नहीं करती है तो जो उथली जुताई की वजह से पानी जो है आपका खेत से बाहर हो जाएगा, और साथ ही आपकी जो मिट्टी है डॉक्टर उसको साहब भी एक और कटा हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि गहरी जुताई कितने समय अंतराल में की जानी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, कम से कम 3 साल में एक बार अवश्य करें, और एक सीजन में आप 15-20 दिन के अंतर से आप 2 बार कर सकते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि गहरी जुताई किस तरीके से की जाए, कितने समय अंतराल में की जाए, और इससे क्या लाभ होते हैं। तो किसान भाई जानकारी का लाभ उठाएंगे बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, कस्टम हायरिंग सेंटर हमारे किसान भाइयों के लिए, सीमांत कृषकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी, जो कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य यही है कि जो हमारे लघु किसान है, लघु कृषक है या सीमांत कृषक है, या ऐसे किसान भाई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो महंगे महंगे आपके इम्प्लीमेंट यंत्र वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए कस्टम हायरिंग योजना स्थापित की गई है। तो कस्टम हायरिंग योजना के माध्यम से हमारे जो भी छोटे किसान हैं तो वो ट्रैक्टर वगैरह किराए पे ले सकते हैं। जो आधुनिक कृषि यंत्र है ना, कोई सा भी हो, जैसे आपका रोटावेटर हो गया, स्टार रीपर हो गया, तो इनको ये किराए पे लेके अपने जो खेत की जो कृषि क्रिया है उनको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हमने देखा है अभी कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान भी दिया जा रहा है, और कितने कितने इक्विपमेंट दिए जाते हैं, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जैसे कस्टम हायरिंग के लिए, कस्टम हायरिंग की स्थापना के लिए अनुदान देती है गवर्नमेंट सरकार, है ना, जिससे कि हमारे जो भी लघु किसान हैं, जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान हैं, उनको कम दर पे किराए पर उपलब्ध हो जाए, जिससे कि उनकी जो भी कृषि क्रिया है, क्योंकि एक छोटा किसान है तो वो मान लो महंगा यंत्र है नहीं खरीद सकता है, या ट्रैक्टर है उसके पास नहीं है, तो वो किराए पे लेके कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, मतलब कौन व्यक्ति, अगर हमारे युवा साथी भाई जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो मतलब किस तरीके से और कहाँ संपर्क करें। इसके लिए जो कृषि विभाग है वहाँ पर ये लोग संपर्क कर सकते हैं। जो भी जिले के कृषि विभाग है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें कितने प्रकार के कृषि यंत्र मिलते हैं। इसमें कई प्रकार के कृषि यंत्र है, जैसे रोटावेटर हो गया, आपका स्टार रीपर हो गया, और विभाग जो है सब्सिडी भी देता है इन यंत्रों पे। यदि कोई खरीदना चाहे तो रोटावेटर, स्टार रीपर, इन पर आपकी सब्सिडी भी मिलती है, और ट्रैक्टर वगैरह हो गया आपका। तो इस तरह के यंत्र जो है कस्टम हायरिंग में अवेलेबल। तो डॉक्टर साहब, इनको मतलब उपयोग में लाने के लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाँ, इसके लिए विभाग से संपर्क कर सकते हो, और विभाग जो है आपको निर्देशित कर देगा कि आपको कहाँ से इसके लिए प्रशिक्षण लेना है। तो साथियों, कस्टम हायरिंग सेंटर हमारे सीमांत कृषक या आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान भाइयों के लिए बहुत
ही ज़रूरी है, क्योंकि इतनी महंगी महंगी मशीनरी कई बार हमारे किसान भाई नहीं खरीद पाते हैं और इनके अभाव में उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। तो साथियों, इस चीज़ के बारे में आप और कृषि विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको कई चीज़ बताई जा रही है। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा, और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र महाजन जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इसमें हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे निंदाई गुड़ाई के लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कृषि आधुनिक यंत्र, वो कौन से उपयोग में आते हैं? देखिए, जनरली निंदाई गुड़ाई के लिए तो हमारे किसान भाई ये खुरपी या ट्रॉवेल वगैरह इनका यूज़ करते हैं। आजकल मिनी पावर वीडर भी आ रहा है ना, जो लगभग 6 से 7 हार्स पावर का यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका पेट्रोल से चलता है और मैनुअली चलता है। इसको ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड नहीं है। तो किसान भाई यदि सक्षम हो तो इससे भी आपका निदाई गुड़ाई का जो कार्य है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है, मृदा परीक्षण किसान भाइयों के लिए कितना ज़रूरी है और कौन कौन से कंपोनेंट इसमें चेक किए जाते हैं? देखिए, मृदा परीक्षण बहुत आवश्यक है। इसमें जो 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी उसमें सॉइल्स में अवेलेबल है, उनकी जांच हो सकती है, और आपके जो मुख्य घटक है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो इनकी भी इसमें जांच होती है। तो हमारे किसान भाई को पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। नहीं तो आजकल क्या होता है कि बगल वाले ने मान लो 4 बोरी यूरिया डाली है, तो दूसरा किसान है वो 8 बोरी डाल देगा, 6 बोरी डाल देगा। तो यूरिया से कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो होता नहीं, उससे आपका हरा कलर ज़्यादा हो जाएगा, बस आपको ऐसा लगेगा हमारी फसल बहुत हरी भरी बहुत अच्छी है, है ना। तो हम इस तरह से न डालें, हम मृदा परीक्षण कराएं। कई जिलों में जो मृदा टेस्टिंग की लेबोरेटरी है वो भी स्थापित है, तो वहाँ पर हम लोग उचित प्रकार से जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके सैंपल दें। डॉक्टर साहब, तो सैंपल की बात आपने कही, तो सैंपल लेने का तरीका क्या होना चाहिए? हमारे कई किसान भाई सैंपल लेने के तरीके में थोड़ा सा दुविधा होती है। नहीं, देखो, सैंपल जो है खेत के चारों तरफ से लेना चाहिए। कितने डीप तक की मिट्टी? हाँ, लगभग एक फीट आधा फीट ऊपर की मिट्टी को जो हटा देना चाहिए, और उसके नीचे की मिट्टी लेना चाहिए। और सैंपल के लिए जो मिट्टी लेते हो ऐसी जगह से नहीं लेना चाहिए जैसे मेड़ हो गई, या जहाँ खरपतवार हो, या जहाँ पानी जमा हो, है ना। ये बीच में से ले सकते हैं, चारों कोनों से ले सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी का सैंपल एक सब दूर से मिट्टी कलेक्ट करके फिर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाते हैं। मतलब चारों कोने से मिश्रण करना है हाँ, उसका, बिल्कुल मिश्रण करना है, बीच में से लेना है, और जगह जगह से 8-10 जगह से आप ऐसे ले सकते हो, ऊपर की मिट्टी हटा के। तो साथियों, मृदा परीक्षण पश्चात जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, आपको उस चीज़ को गहराई से समझना है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड बनता है उसी में आपकी मृदा के स्वास्थ्य के बारे में तमाम चीज़ें होती है, और उसी अनुपात में आपको खाद का उपयोग करना है। क्योंकि अगर आप असंतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करेंगे तो इससे आपकी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है और आपका व्यर्थ खर्च बढ़ जाता है, जबकि पौधे को उतने खाद की आवश्यकता नहीं होती। तो मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को व्यवस्थित पढ़ना आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, कृषि यंत्र के बारे में हमारे कोई किसान भाई जानकारी लेना चाहें कि अभी किस प्रकार के यंत्र का उपयोग होता है तमाम खेती में, तो वो कहाँ जाए? देखिए, इसके लिए भोपाल में जो है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, जिसको CII, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, नबी बाग, बेरसे रोड में है। जी जी। तो वहाँ पर हमारे किसान भाई जाके, वहाँ सब प्रकार के यंत्र है, आपके प्रोसेसिंग के भी यंत्र है, प्रसंस्करण के भी यंत्र है, और सारे वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे टेस्टिंग भी होती है, डिज़ाइन भी होती है ना। तो वहाँ पर जाकर हमारे किसान भाई जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये हाँ, सब? बिल्कुल बिल्कुल। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी का। कृषि अभियांत्रिकी का।
डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ और हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण टिप्स जो हम पूछना नहीं पाए हों, जी आप बताइए इस बारे नहीं, किसान भाइयों को यही सलाह है कि जो नरवाई है उसको न जलाए, है ना, उसका प्रबंधन करे स्टार रीपर या रोटावेटर के द्वारा। और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है वो कम से कम 3 साल में एक बार अवश्य करें, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ेगी। और साथ ही साथ गर्मी के बाद में जो बारिश का सीज़न है, तो जो बारिश के सीज़न में जो हमारा जल है, ऐसा बताया गया है कि लगभग 85% जल जो है आपका बह के सीधा नदी नालों में चला जाता है, बारिश का पानी। तो उस पानी को यदि हम रोक ले विभिन्न प्रयास करके, जैसे हम लोग कंटूर ट्रेंचेस की खुदाई कर सकते हैं पहाड़ियों पे, हम लोग जो तालाब है उसका गहरीकरण कर सकते हैं, और हमारे किसान भाई जो अपने खेत में छोटे छोटे से तालाब लगा सकते हैं, मेड़बंधान कर सकते हैं, और तो और आपकी गेबिन संरचना का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बोरी बंधान जो कि बहुत ही मितव्ययी संरचना है, ये हम लोग 15 सितंबर के आसपास, मतलब जब बारिश समाप्त होने को नदी नालों में जो पानी का बहाव बना रहा है, जी 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 तो बोरी बंधान जो अपनी खाद या सीमेंट वगैरह की बोरी आती है, उनमें जो मिट्टी भर के तहवार हम लोग नाले में जमा दें, तो इससे जो पानी जमा होता है आपको जो सिंचाई के लिए है ना, तो उसमें भी ये आपका प्रयोग कर सकते हो। ये बहुत ही मितव्ययी संरचना है, आपको मिट्टी यूज़ करना है, और जो घर में आपकी खाली पड़ी तो बोरियां मतलब हैं। डॉक्टर साहब इसमें स्पष्ट ये कह सकते हैं कि जल का प्रबंधन ना होना ही एक सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हमें कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी नरवाई के बारे में, और गहरी जुताई किस तरीके से करें और मृदा परीक्षण किस तरीके से करें। तो बिल्कुल हमारे किसान भाई इन जानकारियों का बारीकी से अध्ययन भी करेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से मिली जानकारी का उपयोग भी करेंगे। आप कार्यक्रम में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त हो चला है खबरें खेती का। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसानों की आय बढ़ाने के हों प्रयास, इस बार समय से पहले आएगा मॉनसून, तापी बेसिन परियोजना लिखेगी नया अध्याय, प्रदेश को मिले बेहतर नस्ल की गाय भैंस, और कृषि के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा मध्य प्रदेश। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास देहरादून में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों की टीमें देश के प्रत्येक जनपद में जाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि, किसानों को आधुनिक खेती और तकनीकी से जोड़ने, कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देगी। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है लेकिन उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में लंबी अवधि की कार्य योजना पर कार्य किया जाए। इसके साथ ही राज्य में तात्कालिक रूप से कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होने हैं उनके लिए भारत सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उसका प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब नया राज्य बना तो खेती क्षेत्रफल में कम हो गई, लेकिन उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल 27 मई को केरल तट पर पहुंच सकता है। यह सामान्य शुरुआत तिथि 1 जून से 5 दिन पहले होगी। मौसम विभाग के अनुसार यदि मानसून की गति और रफ्तार आने वाले महीनों में बनी रहती है तो इसका खरीफ फसलों की बुआई पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे पहले 2022 में मानसून ने 29 मई को केरल में दस्तक दी थी। गौरतलब है कि केरल में मानसून की शुरुआत होते ही यह पूरे देश में 4 महीने की वर्षा यात्रा पर निकलता है, जो सितंबर में राजस्थान के पश्चिमी छोर से मानसून की वापसी के साथ समाप्त होती है। इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और निजी एजेंसी स्काईमेट दोनों ने अच्छे मानसून की उम्मीद जताई है। पूरे देश में जून से सितंबर के बीच बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रह सकती है। अच्छी और भरपूर बारिश से न सिर्फ खेती को फायदा मिलेगा बल्कि जलाशय भी भर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करती है वह भी मजबूत होगी। IMD ने पिछले महीने अपनी पहली आधिकारिक भविष्यवाणी में कहा था कि 2025 में मानसून सामान्य से अधिक रह सकता है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। यह एक अनूठी परियोजना है जो पूरे विश्व में भूजल पुनर्भरण का नया अध्याय लिखेगी। इससे प्रदेश के बड़े क्षेत्र, विशेष रूप से निमाड़ का भूजल स्तर बढ़ेगा और वहां के लिए यह जीवनदायिनी सिद्ध होगी। इससे मध्य प्रदेश के लगभग 1,23,000 तथा महाराष्ट्र के 2,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। यह सौभाग्य का विषय है कि आज महाराष्ट्र सरकार के साथ इस परियोजना के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। दशकों से रुकी पड़ी मेगा रिचार्ज योजना की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। पहले भी केन बेतवा तथा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजनाओं को की दशकों से अटकी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। MOU के उपरांत दोनों राज्य सरकारें भारत सरकार को ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के लिए अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करना हमारा संकल्प है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। सहकारी संघों के साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्य राज्यों की बेहतर नस्ल की गाय भैंसों को प्रदेश में लाने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की आवश्यकता है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, साथ ही फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान पर एवं तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। तृतीय फसली क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। नरवाई जलाने को हतोत्साहित करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसमें नरवाई जलाने की घटना वाले कृषकों को आगामी 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये का भुगतान नहीं किए जाने के साथ ही आगामी 1 वर्ष के लिए उनकी उपज का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नहीं करना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। खरीफ 2024 के धान उत्पादक कृषकों को जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा, जिसमें एक कृषक को अधिकतम 10,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। और अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष कृषि संबंधित कई सारी जानकारी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।